अभी हाल ही में केरल के वायनाड जिले में अत्यधिक वर्षा और नाजुक पारिस्थितिक स्थितियों के कारण सबसे विनाशकारी भूस्खलन संबंधी आपदाएं देखी गई हैं, जिसमें आपने देखा होगा गांव के गांव उजड़ गए, बहुत सारे लोगों की जान गई। और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट बीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आखिर ये भूस्खलन क्या होता है, कितने तरह का होता है, और भारत में प्रमुख भूस्खलन प्रवण क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन पर भी बात करेंगे। और भारत में प्रमुख भूस्खलन की घटनाएं अभी तक कौन कौन सी हुई उन्हें भी देख लेंगे। और भूस्खलन के कारण क्या है उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और मानव जनित इसमें कारण भी रहते हैं। पश्चिमी घाट में होने वाले भूस्खलन हिमालय क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन से किस प्रकार भिन्न है, उसे भी हम लोग बात करेंगे। और भूस्खलन से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है उसे भी देखेंगे। और भूस्खलन का पूर्वानुमान करना क्यों मुश्किल बना हुआ है उस पर भी बात करेंगे। भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए सरकार की क्या पहले हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं, उन्हें देखेंगे। और पश्चिमी घाट पर विभिन्न समितियों की क्या सिफारिशें रही हैं, उन सिफारिशों के बारे में भी बात करेंगे। और भूस्खलन के खतरों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन उपायों के बारे में बात करेंगे। और भूस्खलन की रोकथाम हेतु स्मॉल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग ये क्या है तकनीक, इसे भी हम लोग देखेंगे। एक बार आप लोग केरल चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे एक केरल है और तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। किससे? तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है। विधानसभा में 140 सीटें, विधानसभा में 140 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें, 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। तो केंद्र सरकार ने 18वीं लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश करने की योजना बनाई है। विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डाटाबेस तैयार करने तथा राज्यों की राजधानियों व नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान भी किया गया है। और डेटाबेस में आपदा मूल्यांकन, निधि आवंटन विवरण, व्यय तैयारी और समन योजना, जोखिम के प्रकार व गंभीरता के अनुसार जोखिम रजिस्टर तथा अन्य प्रासंगिक मामले भी शामिल होंगे इसमें। क्योंकि इसके बाद भी आप देखते हैं कि बड़ी हाय हाय मची हुई है। अब देखते हैं कि सरकार क्या कर पाती है, क्या करती है। भूस्खलन क्या होता है? तो भूस्खलन लैंड स्लाइड एक भूविज्ञानिक घटना है जिसमें आप देखें सैल, मृदा और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर खिसकना या संचलन शामिल होता है। यह संचलन छोटे या फिर स्थानीय बदलाव से लेकर बड़े एवं विनाशकारी घटनाओं तक भिन्न भिन्न पैमाने पर हो सकता है। भूस्खलन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही ढलानों पर घटित हो सकते हैं और विपर्याप्त भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखीय परिधि, मानव गतिविधि जैसे निर्माण, खनन और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। इसमें प्राकृतिक कारण भी है और मानव जनित कारण भी है। अगर हम लोग इसके कितने तरह के होते हैं, प्रकार की देखें तो स्खलन स्लाइड तो एक विखंडित सतह के साथ गति जिसमें घूर्णी और स्थानांतरीय स्लाइड शामिल रहते हैं। प्रवाह या फ्लो तो ये मृदा या सैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें बड़ी मात्रा में जल भी शामिल होता है जो इस द्रव्यमान को तरल पदार्थ की तरह प्रवाहित करता है, और जैसे कि पृथ्वी की प्रवाह, मलबे का प्रवाह, कीचड़ का प्रवाह। फैलाव स्पीड ये मृदा या फिर सैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें आप देखिए पार्श्व विस्तार और आप देखते हैं कि द्रव्यमान का टूटना शामिल होता है। अग्रपात टॉपल्स तो ये मृदा या फिर सेल के ऐसे संचलन हैं जिनमें ऊर्ध्वाधर या निकट ऊर्ध्वाधर भृगु या फिर ढलान से द्रव्यमान का आगे की ओर घूमना और मुक्त रूप से गिरना शामिल होता है। प्रपात फॉल्स तो ये मृदा या फिर सेलों के ऐसे संचलन हैं जिनमें एक खड़ी ढलान या फिर भृगु से अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गिरते हैं तथा लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए ये नीचे आ जाते हैं ना, देखिए इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसरो द्वारा लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, देखिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसी की बात हो रही है। भारत विश्व स्तर पर भूस्खलन प्रवण शीर्ष 5 देशों में से एक है। अन्य देशों में चीन, अमेरिका, इटली, स्विट्जरलैंड का नंबर आता है।
भारत में लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का 12.6% भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त है। भारत में दर्ज भूस्खलन की घटनाएं निम्नानुसार वितरित हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय में 66.5%, उत्तर पूर्वी हिमालय में 18.8%, पश्चिमी घाट में आप देखें कि 14.7%। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कई विकासशील देशों में भूस्खलन के कारण होने वाली आर्थिक क्षति सकल घरेलू उत्पाद की आप देखते हैं 1 से 2% तक हो सकती है। भारत में प्रमुख भूस्खलन प्रवण क्षेत्र देख लीजिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें कुल भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का लगभग 50% हिस्सा शामिल है। हिमालय के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पश्चिमी घाट के साथ आप देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का नंबर आता है। पूर्वी घाट के साथ आप देखिए आंध्र प्रदेश में अराकू क्षेत्र हो गया। केरल में लगभग आप देखिए 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो मुख्यतः पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसमें। भारत में प्रमुख भूस्खलन तो 2013 में आप देखिए केदारनाथ उत्तराखंड में, 2020 में पिट्टीमुड़ी केरल में, 2021 में मुंबई महाराष्ट्र में, 2022 में तुपल मणिपुर में, 2023 में आप देखते हैं कि रायगढ़ महाराष्ट्र में, वर्ष 2024 में आइजोल मिजोरम में और 2024 में सिरूर कर्नाटक में। अब देखिए भूस्खलन के कारण कौन कौन से हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ये भूस्खलन का प्राथमिक कारण है, जो ढलानों पर मौजूद सामग्रियों को लगातार नीचे की ओर खींचते रहते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल चट्टानों, रेत, गाद और मृदा जैसे भू पदार्थों की अपरूपण शक्ति से अधिक हो जाता है तो ढलान विफल हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये पदार्थ नीचे की ओर खिसक सकते हैं। एक प्राकृतिक ट्रिगर तो वर्षा, जिसमें आप देखिए लंबे समय तक यह तीव्र वर्षा से मृदा में जल की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे सन शक्ति कम हो जाती है और ढलानों पर भारी भार बढ़ जाता है, जिससे स्खलन की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। वायनाड के भूभाग में 2 विशिष्ट परतें हैं। कठोर चट्टानों के ऊपर मृदा की परत, भारी बारिश से मृदा में नमी भर जाती है, जिससे मृदा को चट्टानों से बांधने वाला संसंजक बल कमजोर हो जाता है और भूस्खलन की घटना होती है। इसके अलावा आप देखिए अरब सागर के हाल ही में गर्म होने से पश्चिमी घाटों में गहरे बादल छा गए और अत्यधिक भारी वर्षा हुई, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया, और जलवायु परिवर्तन ने बरसात क्षेत्र को भी स्थानांतरित कर दिया, और जिससे वायनाड जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा बढ़ गई। और संवहनीय वर्षा तब होती है जब पृथ्वी की सतह से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ऊंचाई पर जलवाष्प संघनित होती है, और जलवाष्प ले जा रहे बादल वायु द्वारा दूर नहीं ले जाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसी स्थान पर वर्षा होती है। एक भूकंप जमीन को हिलाकर ढलानों को अस्थिर कर देते हैं और भू पदार्थों की संरचनात्मक अखंडता को कमजोर कर देते हैं। विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र जैसे टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में है। एक अपरदन भी इसमें कारण है। क्या है? अपरदन भी है। नदी या लहरों जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं ढलानों के आधार को नष्ट कर सकती हैं, जिससे उनकी स्थिरता कम हो सकती है, और आप देखते हैं कि लहरों से होने वाले अपरदन के कारण तटीय क्षेत्र भूस्खलन के लिए विशेष रूप से अति संवेदनशील होते हैं। जल विज्ञान संबंधी कारक तो भूजल की गति भूस्खलन के जोखिम में योगदान कर सकती है। जल छिद्रपूर्ण सामग्रियों से रिस सकता है, और जिससे छिद्र दबाव बढ़ जाता है और प्रभावी तनाव कम हो जाता है, जिससे ढलान कमजोर हो जाती है। मानव जनित कारक देख लीजिए तो निर्वनीकरण, इससे वनस्पति नष्ट हो जाती है, और तथा प्राकृतिक सुदृढ़ीकरण और जल निकासी प्रदान करने वाली वृक्ष जड़ों को नष्ट करके ढलानों को अस्थिर कर दिया है। क्या कर दिया है? इसमें मानव का भी योगदान है। निर्माण एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन तो खनन, सड़क निर्माण और शहरी विकास जैसी गतिविधियों ने प्राकृतिक जल निकासी तथा भार वितरण को बाधित कर दिया, और जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा आप देखिए अंग्रेजों द्वारा कृषि और चाय बागानों के लिए ऐतिहासिक रूप से निर्वनीकरण ने मृदा की स्थिरता को कमजोर कर दिया, जिससे यह क्षेत्र पश्चिमी घाट भारी बारिश के दौरान भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। क्या हो गए? अधिक संवेदनशील हो गए। और बुनियादी ढांचे का विकास तो आप देखेंगे पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास, जिसमें आप देखिए रिसोर्ट, कृत्रिम झीलें, वन निर्माण गतिविधियां शामिल हैं, ने भूमि पर दबाव बढ़ा दिया और तथा प्राकृतिक जल निकासी का बाधित कर दिया, और जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। और भूवैज्ञानिक कारक तो इसमें आप देखिए सामग्रियों का संरचना, अपक्षय की स्थिति जैसे भूवैज्ञानिक कारक ढलान की स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। पश्चिमी घाट की परिस्थिति नाजुक है और इसकी ढलानें तीव्र है, और इसमें दोहरी परत
और जिससे भूस्खलन की आशंका बनी रहती है, क्योंकि वर्षा का जल मृदा को नमी प्रदान करता है और जिससे उसका भार बढ़ जाता है तथा स्थिरता कम हो जाती है। बंद और निष्क्रिय खदानें, तो आसपास के क्षेत्रों में खदानों की उपस्थिति यहाँ तक कि उनके बंद हो जाने के बाद भी मृदा की अस्थिरता में योगदान दे रही है, क्योंकि इन गतिविधियों से उत्पन्न कंपन और आघात तरंगों में भूगर्भीय संरचना को कमजोर कर सकती हैं और जिससे भारी बारिश के दौरान यह क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील भी हो सकता है। ये पश्चिमी घाट में होने वाले भूस्खलन हिमालयी क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन से किस प्रकार अलग है, भिन्न है? तो ये पश्चिमी घाट, इसमें सघन वर्षा हो गई कारण में पहाड़ियों पर अत्यधिक भार, खनन उत्खनन, मानव जनित गतिविधियों जैसे कृषि गतिविधि, पवन चक्की परियोजनाएं, पतली मृदा परपटी और पर सघन वनस्पति के साथ वनों का विखंडन। हिमालय में देखें तो प्लेट विवर्तन की गतिशीलता के कारण उच्च भूकंपीयता, शीघ्रता से अपरदनशील अवसादी चट्टानें हो गई। तीव्र धारा और आवेग वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, झेलम हो गई, जिनमें उच्च अपरदनशीलता है। भारी बारिश और बर्फबारी हो गई। मानव जनित कारक जैसे वनों की कटाई, झूम खेती, सड़क निर्माण आदि। अब भूस्खलन से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं? इसमें आप देखिए, एक तो जान माल की हानि और आघात बहुत होता है। तो भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में लोग हताहत हो सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। भूस्खलन की अकस्मात प्रकृति के कारण प्राय लोगों को निकालने, उनका बचाव करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। समुदायों का विस्थापन, तो भूस्खलन के कारण आबादी का विस्थापन हो सकता है और जिससे आप देखिए समुदायों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इससे सामाजिक संरचनाएं बाधित हो सकती हैं और दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। बुनियादी ढांचे को नुकसान, तो सड़क, पुल और इमारतों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हो सकते हैं और जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा बचाव या फिर राहत कार्यों में बाधा आ सकती है। आर्थिक प्रभाव में देखें तो क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा की मरम्मत और मानवीय सहायता प्रदान करने की लागत काफी अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त भूस्खलन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर सकता है और विशेष रूप से कृषि पर्यटन पर निर्भर क्षेत्र। पर्यावरणीय चरण, तो भूस्खलन से मृदा अपरदन, वनस्पति का नुकसान, आवास विनाश हो सकता है और जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगर देखिए भूस्खलन का पूर्वानुमान करना क्यों मुश्किल है, ये भी देख लीजिए। एक तो आप देखिए भू पदार्थों की जटिलता, तो भू सतह में विभिन्न चट्टानों और कणिका पदार्थ होते हैं और जिनकी शक्ति अलग अलग होती है और जिससे स्थिरता का सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त डेटा, तो भू पदार्थों का विस्तृत त्रिआयामी मानचित्रण आवश्यक है, लेकिन वर्तमान तकनीक प्रायः चुनिंदा स्थानों से सीमित डेटा पर निर्भर करती है जिससे अनिश्चितता होती है। कमजोर बिंदुओं की पहचान करना, तो महत्वपूर्ण कमजोर बिंदु जैसे कि चट्टानों में दरार आसानी से अनदेखी की जा सकती है और जिससे पूर्वानुमान में विसंगतियां हो सकती हैं। आकार और रन आउट का अनुमान लगाना, संभावित भूस्खलन का एक सटीक आकार और इसकी रन आउट दूरी निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण होता है जिससे जोखिम का आकलन जटिल हो जाता है। समय का पूर्वानुमान, तो भूस्खलन कब होगा इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, जो मौसम या फिर भूकंपीय गतिविधि का पूर्वानुमान करने जैसा है और जिसमें आप देखिए अंतर्निहित अनिश्चितताएं शामिल हैं। पर्यावरणीय परिवर्तनशीलता, तो वर्षा पैटर्न, भूकंपीय गतिविधि और मानवीय गतिविधियों में परिवर्तन सभी प्रवण स्थलाकृतियों की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं और जिससे पूर्वानुमान में और भी जटिलताएं आ सकती हैं। तकनीकी सीमाएं, तो वर्तमान सेंसर मॉडल और सटीक पूर्वानुमानों के लिए आवश्यक परिशुद्धता प्रदान नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से दूरस्थ या फिर दुर्गम क्षेत्रों में। और भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए सरकार की क्या पहल है, ये भी देख लीजिए। एक तो आप देखिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019, यह एक व्यापक रणनीति है जो खतरे की मैपिंग, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण नीतियों और स्थिरीकरण उपायों को सुनिश्चित करती है। भूस्खलन जोखिम शमन योजना, तो तैयारी के तहत इस योजना का उद्देश्य संवेदनशील राज्यों में अनुरूप भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो आपदा की रोकथाम, शमन रणनीतियों और महत्वपूर्ण भूस्खलन की निगरानी के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पहल एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना में योगदान देने के साथ ही क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देती है। बाढ़ जोखिम शमन योजना, तो बाढ़ के दौरान राहत आश्रयों, नदी बेसिन विशिष्ट प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की और बाढ़ की तैयारी
एवं इसकी जल निकासी हेतु डिजिटल एलिवेशन मैप का विकसित करने के लिए एक आगामी योजना, ये भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जो खतरों का आकलन, जोखिम प्रबंधन, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय, संस्थागत तंत्र, वित्तीय व्यवस्था एवं सामुदायिक भागीदारी को कवर करते हैं। भारत का भूस्खलन एटलस यह एक विस्तृत संसाधन है जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करता है और इसमें कुछ स्थलों के लिए क्षति का आकलन भी शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा विकसित यह भारत में भूस्खलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना व अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पश्चिमी घाट पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें क्या रही हैं, ये भी देख लीजिए। पश्चिमी घाट पर पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल 2011 माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट के सभी क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए और श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में केवल सीमित विकास की अनुमति दी जाए और पश्चिमी घाटों को ESA 1, 2, 3 में वर्गीकृत किया जाए और जिसमें ESA 1 को उच्च प्राथमिकता दी जाए जहां लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियां प्रतिबंधित हों और शासन की प्रणाली को अधोगामी उपागम के बजाय ऊर्ध्वगामी उपागम ग्राम सभाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण का गठन किया जाए और जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत शक्तियां प्रदान की जाएं। रिपोर्ट की आलोचना तो इस बात के लिए की गई यह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल तो है और जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती है। पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय कुल क्षेत्रफल का 37% ESA के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। एक कस्तूरी रंगन समिति आई थी 2013 में। इसने गाडगिल रिपोर्ट के विपरीत विकास पर्यावरण संरक्षण की भी संतुलन बनाने की सिफारिश की थी और ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध की बात की थी। किसी भी ताप विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और विस्तृत अध्ययन के बाद ही जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति दी जानी चाहिए। रेड इंडस्ट्रीज यानी जो अत्यधिक प्रदूषण करते हैं उन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आबादी वाले क्षेत्रों, बागानों को ESA के दायरे में से बाहर रखा जाना चाहिए। इसे किसान समर्थक दृष्टिकोण बनाता है। और भूस्खलन के खतरे को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो एक तो आघात सहनीयता उत्पन्न करना, इसमें रियल टाइम निगरानी और डेटा संग्रह के लिए सेंसर का एक नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। क्या करना शामिल है? नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में मृदा संतृप्ति के लिए वर्षा की सीमा का आकलन, भूस्खलन प्रवण संभावित मार्गों का मानचित्रण करना, उन क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए रूट मैप बनाना जो बस्तियों या फिर गतिविधियों के लिए सीमा से बाहर होने चाहिए। एक आप देखिए, सतर्क निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, घनी आबादी वाले शहरी के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए वर्षा गेज, और इसमें आप देखेंगे पीजोमीटर, क्या पीजोमीटर और एक्सटेंसोमीटर, इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार तथा टोटल स्टेशन जैसे वेब आधारित सेंसर का उपयोग किया जाना चाहिए। एकीकृत EWS, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी बात हो रही है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयोग करके एक व्यापक EWS विकसित किया जाना चाहिए ताकि समुदायों को आसन्न खतरों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सके और उन्हें सचेत किया जा सके और जिससे एहतियाती उपायों के लिए भूस्खलन समय मिल सके, उपायों के लिए मूल्यवान समय मिल सके। सतत सामाजिक आर्थिक प्रगति, तो इसमें सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्षेत्र के मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों जैसे ग्लेशियर, झरने, खनिज, ऊर्जा स्रोत, औषधीय पौधों को पहचान की आवश्यकता है। दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ संसाधन उपयोग को संतुलित किया जाना चाहिए। और इसमें पर्यावरण संबंधी विचार, तो संधारणीय प्रथाओं और जिम्मेदार संसाधन उपयोग के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में विचारशील शहरी नियोजन को लागू कर व्यापक निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहिए और वैज्ञानिक रूप से जल निकासी एवं ढलान की उत्खनन का प्रबंधन करना चाहिए। पुनर्नवीकरण एवं मृदा संरक्षण प्रयासों के माध्यम से मृदा को स्थायित्व प्रदान करने और पारिस्थितिकी संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए रिटेनिंग वॉल का प्रयोग करने की आवश्यकता है। बिल्डिंग कोड मूल्यांकन, खतरे वाले क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण के लिए मजबूत बिल्डिंग कोड विकसित करने के लिए शहरों की मैपिंग करने और भार वहन करने की क्षमताओं का आकलन करने की आवश्यकता है।
मृदा को आप देखिए अस्थिर करने वाले गतिविधियों को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में सख्त भूमि उपयोग प्रतिबंध लागू किए जाने चाहिए। ये भी देख लीजिए, भूस्खलन की रोकथाम हेतु सॉइल नेलिंग हाइड्रोसीडिंग क्या है। केरल में राज्य राजमार्ग विभाग नीलगिरी में भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए मिट्टी को सॉइल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग का काम कर रहा है। सॉइल नेलिंग ने से मृदा को मजबूती मिलती है, जबकि हाइड्रोसीडिंग से बीज, उर्वरक और पानी के मिश्रण से पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस दृष्टिकोण में सड़क अवसंरचना के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए घास की 5 प्रजातियों को रोपना और वनस्पति को बनाए रखना शामिल है। ये आप देख सकते हैं, सॉइल नेल, सिल्ट एंड क्ले। तो यही कहानी है भूस्खलन की। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है और वैसे भी एक सामान्य जानकारी तो मुझे लगता है होना भी चाहिए।